हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटीबॉडीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। ओके, एंटीबॉडीज़ के बारे में हम लोग क्यों आए, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है अपना इनेट इम्यूनिटी, यानी कि उसमें हम लोगों ने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और द अदर वन हम लोगों ने लास्टली अपने लेक्चर में एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी कंप्लीट कर लिया था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने थोड़ा सा बस बेसिक टर्म्स को समझा था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक तरह से थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है, जिसके कारण हम लोग किसी रोग से बचते हैं। ठीक है, हम लोग अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता बनाते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी से। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आप लोगों को पहले भी मैंने बता दिया था कि वो स्पेसिफिक इन नेचर होता है, पैथोजन स्पेसिफिक होता है और वो मेमोरी बेस्ड होता है। ठीक है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने क्या बताया था कि उसे एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है, और साथ ही साथ हमने ये भी किया था कि उसमें जब हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स निकलेगा तो उसे हम लोग एनेम्नेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं। एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो कि पहली बार अगर हम लोग इन्फेक्टेड हुए तब देखने को मिलता है, तब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, बट धीरे धीरे करके हम लोग रिकवर हो जाते हैं। और बाद में जब वही पैथोजन हमें बीमार करने आएगा तो हम लोग तुरंत बाद बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ रिस्पॉन्स जन्म ले लेता है, एक एडेप्टिव इम्यूनिटी हमारे अंदर बन जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं एनेम्नेस्टिक रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज फॉर एनेम्नेस्टिक रिस्पॉन्स। ठीक है, वो हमने कर लिया था। और उसके बाद हमने एडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या कर लिया था, एडेप्टिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने किया था कि ये दो तरह से हमारे अंदर चलता है। एक तरह मैंने बताया था आपको कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मतलब क्या था कि जो ब्लड के थ्रू हमारे अंदर बनता है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में ब्लड के थ्रू ही क्यों, क्योंकि लिक्विड से रिलेटेड है ना, इसलिए इसे हम लोग ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। और ब्लड के थ्रू यानी कि हमारा ब्लड प्लाज्मा, ओके, ब्लड में जो प्लाज्मा सेल्स हैं उसके थ्रू हमारे अंदर क्या बनेगा, डिफरेंट एंटीबॉडीज बनेंगे। ओके, डिफरेंट एंटीबॉडीज जो बनेगा वो एंटीबॉडीज हमें एक तरह का इम्यूनिटी देगा। ठीक है, और दूसरा टर्म हमने किया था सेल मेडिएटेड। तो सेल मेडिएटेड तो अभी बाद की बात है, उसे हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग करते हैं फिलहाल अपना एंटीबॉडी मेडिएटेड, जो हमारा इम्यूनिटी था उसे हम लोग अभी डिटेल करते हैं। तो जब एंटीबॉडी मेडिएटेड की बात की जाए तो उसका दोनों नाम भी आपको लर्न होना चाहिए। द फर्स्ट वन नेम इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड द अदर वन नेम इज एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, AMI के नाम से जाना जाता है, जो कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, लास्ट वीडियो में अपने बताया था। ओके, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी को थोड़ा सा डिटेल करते हैं, दैट इज अबाउट एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज ही तो इसका मेन थीम है। ओके, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज ही मेन टर्म्स है जिसे हमें जानना है। तो एंटीबॉडीज के लिए हम लोग क्या क्या टर्म्स जानेंगे, सबसे पहले तो एंटीबॉडीज का हम लोग स्ट्रक्चर जानेंगे। ठीक है, दूसरी बार हम लोग एंटीबॉडीज का टाइप्स जानेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। और ईच एंड एवरी टॉपिक हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एग्जाम्स के लिए भी या फॉर बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। ओके, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटीबॉडीज से रिलेटेड। ओके, और मैंने आप लोगों को लास्टली ये भी बताया था कि हमारे अंदर दो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि वो हमें इम्यूनिटी पावर देने में हेल्प करता है। एक मैंने बताया था आपको बी लिम्फोसाइट, और एक मैंने आपको बताया था टी लिम्फोसाइट। दोनों ही कहाँ बनता है, तो हमारे बोन मैरोज में बनता है। ओके, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। टी रिप्रेजेंट्स फॉर थाइमस। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन हमारा आया हुआ है एग्जाम्स में, तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, टी लिम्फोसाइट में टी इज फॉर थाइमस। ओके, थाइमस एक ग्लैंड होता है हमारे बॉडी में, हमारे नेक के पास एक ग्लैंड होता है। ठीक है, उससे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है टी लिम्फोसाइट को। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट ने क्या किया, बी लिम्फोसाइट ने बी प्लाज्मा बनाया, जिससे एंटीबॉडी बना हमारा। तो एंटीबॉडी बना, एंटीबॉडी का भी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर एज पर आवर NCERT मैंने ड्रॉ किया है आपको समझाने के लिए डिटेल कि इसमें क्या है और क्या क्या क्वेश्चंस हमारे बनते हैं इस टॉपिक में। तो ईच एंड एवरी एंटीबॉडी जो हमारा रहता है वो 4 चेन से बना हुआ रहता है। ठीक है, 4 चेन्स, जिसे हम लोग कहते हैं पेप्टाइड चेन्स, जो कि हमारे NCERT बुक में क्लियरली बताया गया है। जो चेन्स इसमें रहते हैं 4 चेन्स, जिससे कि मैक्सिमम एंटीबॉडीज हमारे बने रहते हैं, उसका नाम है पेप्टाइड चेन्स। तो ये जो चेन्स हैं, चेन्स का नाम हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड चेन्स। और ये कितने होते हैं, तो ये 4 होते हैं। ठीक है, नंबर में ये 4 होते हैं।
हम लोग लिख देंगे 4, और 4 में भी 2 हैवी चेन्स होते हैं और 2 लाइट चेन्स होते हैं, क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर कर रहे हैं, आपको डिटेल समझना है कि क्या है। अब इस स्ट्रक्चर में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या है, इसमें लाइट और हैवी क्या है, तो देख लीजिए नाम भी मैंने आपको मेंशन किया है, लाइट चेन एंड हैवी चेन। मतलब कि इस स्ट्रक्चर के थ्रू, ये एक कार्टूनी स्ट्रक्चर है, आपके बुक में भी बताया गया ये एक कार्टूनी स्ट्रक्चर है, जो कि बस आपके समझने के लिए बताया गया है कि कैसा हो सकता है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। देखिए 2 लाइंस मैंने बनाए हैं जो कि छोटे साइज के हैं, और 2 लाइंस जो मैंने बनाए वो लंबे लंबे हैं, तो हैवी और लाइट इसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो लंबा वाला लाइन है वो है हैवी चेन। देखिए दिस इज द, ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आया, ये 1, और ये यहाँ से स्टार्ट हो करके यहाँ तक आया, दिस इज द अदर वन। तो ये 2 जो लंबे लंबे चेन्स हैं इसको हम लोग कहेंगे हैवी चेन्स। तो हैवी चेन्स इज फॉर H2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा H2, हैवी फॉर H, ओके। अब दूसरा जो हमारा छोटा चेन है उसे हम लोग कहेंगे ये लाइट चेन्स, ठीक है। तो छोटा वाला देख लीजिए, एक ये है हमारा और एक ये है हमारा, दिस इज लाइट चेन्स, तो इसे हम लोग कहेंगे L2। तो क्लियर है यहाँ तक, हैवी चेन्स एंड लाइट चेन्स, 4 चेन से, 4 पेप्टाइड चेन से हमारा एंटीबॉडी बना होता है। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, हर चेन, जो भी चेन है वो चेन आपस में किससे कनेक्टेड रहता है, कैसे बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है, तो द आंसर शुड बी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है। तो क्या है, बॉन्ड्स बिटवीन चेन्स कितने हैं, तो बॉन्ड्स बिटवीन क्या है, तो बॉन्ड्स बिटवीन चेन्स हमारा है डाइसल्फाइड चेन्स। देखिए ये भी मैं आपको बताती हूँ, डाइसल्फाइड चेन्स। देखिए मैंने यहाँ पे SS करके लिखा है शॉर्टकट में, आपके स्ट्रक्चर में भी यही दिया हुआ है। देखिए ये जो लाइट चेन और ये जो हैवी चेन है इसके बीच दिख रहा है आपको, इस तरह से SS लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी देखिए हैवी और लाइट के बीच SS लिखा हुआ है, यानी कि डाइसल्फाइड चेन्स, ठीक है। सल्फर चेन्स यहाँ पर है, डाइसल्फाइड चेन्स है। और यहाँ पर भी देखिए आपका है डाइसल्फाइड, यहाँ भी डाइसल्फाइड, यहाँ भी डाइसल्फाइड, ठीक है। तो 2 चेन्स के बीच का जो 2 चेन्स के बीच का जो बॉन्ड है वो किससे बना हुआ है, तो डाइसल्फाइड चेन से बना हुआ है। ये भी हमारा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारा है टोटल बॉन्ड्स। तो टोटल कितने बॉन्ड्स हैं, टोटल बॉन्ड्स हमारे कितने हैं ईच एंड एवरी एंटीबॉडी में, तो कितने बॉन्ड्स हैं देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने बॉन्ड्स हैं, तो हम लोग कहेंगे टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ओके। यहाँ पर भी बॉन्ड ही होगा, मैंने चेन लिख दिया था, बॉन्ड्स, ओके। तो कितने बॉन्ड्स हैं, तो 16 बॉन्ड्स हैं। एक एंटीबॉडी में कितने बॉन्ड्स होते हैं, 16 बॉन्ड्स होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्टली हमारा और क्या क्वेश्चन आता है इसमें कि एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी का एक पर्टिकुलर साइट होता है जो कि एंटीजेन से अटैच होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर साइट जो कि एंटीजेन से अटैच होगा उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, द आंसर शुड बी दैट इज पाराटोप, ओके। तो कौन सा भाग इसका अटैच होता है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे ये यहाँ से यहाँ तक का भाग हमारा, ये वाला फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये इसका अटैच होगा, इसे हम लोग कहेंगे पाराटोप। तो पाराटोप रीजन कौन सा रीजन होता है, द रीजन दैट अटैचेस, द रीजन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे, द रीजन ऑफ एंटीबॉडी दैट अटैचेस टू एंटीजेंस, ओके। द रीजन ऑफ एंटीबॉडी दैट अटैचेस टू एंटीजेंस, और ये वेरिएबल कंपोनेंट होता है, ठीक है। ये वेरिएबल कंपोनेंट होता है, थोड़ा सा अलग दिखता है, ठीक है। ये बाकी सारे भागों से थोड़ा सा अलग दिखता है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको कितने पाराटोप्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इज 1 2
3, 4 सॉरी 1 and 2 पाराटोप्स यहाँ पर हैं। ओके, ये पाराटोप है। नेक्स्टली हम लोग एक और टर्म इसमें जानते हैं, दैट इज एपिटोप। तो एपिटोप क्या हम लोग बोलेंगे? एपिटोप, एपिटोप रीजन ऑफ एंटीबॉडी नहीं, एपिटोप रीजन ऑफ एंटीजेन होता है। देखिए, अगर एक एंटीबॉडी एंटीजेन से अटैच हो रहा है तो उसका एक अटैचमेंट पार्ट है, ठीक है, उसे हम लोग ये पाराटोप बोलेंगे। और यही एक एंटीजेन जब एंटीबॉडी से अटैच हो रहा है तो उस एंटीजेन का भी तो कुछ रीजन है जो कि अटैच हो रहा है, तो उस रीजन को हम लोग बोलेंगे ये एपिटोप। तो क्या करेंगे हम लोग एपिटोप का डेफिनेशन? द रीजन ऑफ एंटीजन दैट अटैचेस टू एंटीबॉडी। ओके, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है? चलिए इसे एक स्ट्रक्चर के थ्रू आपको मैं समझाती हूँ। ये मान लेते हैं हम लोग कि ये एंटीबॉडी है, ओके, और ये मान लेते हैं हम लोग कि ये एक एंटीजेन है, एंटीजेन एंटीबॉडी। ओके, क्या हुआ कि ये एंटीबॉडी का जो पार्ट इससे अटैच होगा, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे दैट इज पाराटोप। ओके, और यही एंटीजेन का जो पार्ट एंटीबॉडी से अटैच होगा इसे हम लोग बोलेंगे एपिटोप। क्लियर है? एंटीजेन का जो भाग एंटीबॉडी से अटैच होगा उसे हम लोग एपिटोप कहेंगे, एंटीबॉडी का जो भाग एंटीजेन से अटैच होगा उसे हम लोग पाराटोप कहेंगे। यहां तक क्लियर है? नो डाउट। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं, दैट इज एंटीबॉडी हमेशा एक प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन से बना होता है जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। इसे भी हम लोग लर्न कर लेते हैं, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। नेक्स्ट है द नेक्स्ट वन टॉपिक इसका, दैट इज कि अगर हमारा एंटीबॉडी मतलब सॉरी एंटीजेन, अगर हमारे अंदर एंटीजेन 10 आएंगे तो हम लोगों को एंटीबॉडीज़ कितने ज़रूरत है, मतलब उसे ट्रिगर, उसे पकड़ने के लिए कितने एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत है? तो द आंसर शुड बी इक्वल। ओके, जितने भी एंटीजन हमारे अंदर आएंगे हमें बीमार करने के लिए, उतना ही हमें एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, जैसे कि एक बैक्टीरिया आएगा तो एक एंटीबॉडी हमारे अंदर बनेगा, 10 बैक्टीरिया आएंगे तो 10 एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा एक सॉल्यूशन है, दैट इज जितने भी पैथोजन आएंगे आपके अंदर उतने पैथोजेंस के लिए उतने एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन था जो कि पूछा जाता है हमारे एग्जाम्स में। और नेक्स्टली ये तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया। आई थिंक सो कि आपको स्ट्रक्चर में अब कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, ठीक है, बिकॉज मैंने यहाँ पे आपको बॉन्ड्स भी क्लियरली बता दिए हैं, मैंने यहाँ पे आपको चेन्स भी क्लियरली बता दिए हैं, पाराटोप, एपिटोप, लाइट चेन, हेवी चेन, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, सब कुछ मैंने यहाँ पे क्लियरली आपको बताया है कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आखिर में होता कैसा है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं एंटीबॉडीज के टाइप्स की ओर, ठीक है। तो टाइप्स को हम लोग अब क्लियरली करते हैं कि क्या होता है। चलिए देखिए, अब एंटीबॉडीज़ का जब हम लोग टाइप्स करेंगे तो टाइप्स में सबसे पहले हम लोग एक जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहता है उससे रिलेटेड टर्म को करते हैं, दैट इज पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, ओके, वन है पॉलीक्लोनल एंड द अदर वन इज मोनोक्लोनल, ठीक है। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी वो एंटीबॉडी होता है जो कि अलग अलग रूपों में पाया जाता है, ठीक है। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी वो एंटीबॉडी होता है जो कि अलग अलग रूपों में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पॉली का यूज़ किया गया, पॉली मीन्स कई सारे रूपों में वो पाया जाता है। और वो जनरली एक फीचर है ब्लड का। ब्लड अगर हम लोग बोले हमारे बॉडी में कौन से पार्ट में पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी पाया जाता है, तो आंसर शुड बी इन ब्लड, ठीक है। ब्लड में कई तरह के एंटीबॉडीज होते हैं, मेनी टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, इसे हम लोग कहेंगे पॉलीक्लोनल।
एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग आंसर देते हैं इन ब्लड। ब्लड में कई तरह के एंटीबॉडीज हमारे पाए जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट वन हमारा जो टर्म आया, द क्वेश्चन इज मोनोक्लोनल। मोनोक्लोनल मतलब क्या होता है? एक ही टाइप का एंटीबॉडीज, ओके, सिंगल टाइप का एंटीबॉडी, सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडी, ओके। तो ये सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडी क्या है? इसका मतलब है कि देखिए, जैसे कि आपके ब्लड में तो कई तरह के एंटीबॉडीज़ पाए ही जाते हैं, क्योंकि आपको कई तरह के रोगों से छुटकारा चाहिए, कई तरह के रोगों से इम्यूनिटी चाहिए, तो इसलिए ब्लड में हमारे कई तरह के एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़े किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स के लिए, ठीक है, तो उस एक पर्टिकुलर माइक्रोब के लिए तो हमें एक पर्टिकुलर ही एंटीबॉडी चाहिए ना, जिससे कि हम लोग बच पाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि एंटीबॉडी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पैथोजन स्पेसिफिक होता है, ऐसा मैंने बताया है आपको एक्वायर्ड। तो पैथोजन स्पेसिफिक होता है, आपके पास ब्लड है, ब्लड में आपको 10 तरह के एंटीबॉडी हैं, जिसमें कि कुछ बैक्टीरिया के लिए, कुछ फंगस के लिए, कुछ प्रोटोजोन्स के लिए, अमीबाज के लिए, ठीक है, मतलब कई तरह के पैथोजेंस के लिए आपके ब्लड में एंटीबॉडीज बने हुए हैं। बट आपको चाहिए ओनली वन के लिए, ठीक है, आपको चाहिए सिर्फ टाइफॉइड के लिए, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया के लिए आपको चाहिए, मान लेते हैं। तो सिर्फ सैल्मोनेला टाइफाई के लिए आपको एंटीबॉडी चाहिए, तो क्या आपके बॉडी में एंटीबॉडीज फुलफिल हैं कि वो टाइफॉइड से लड़ पाएंगे? नहीं है फुलफिल, ओके, नहीं है फुलफिल। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ को डालना पड़ेगा, हमारे अंदर ट्रिगर करना पड़ेगा, मतलब एंटीबॉडीज़ को बढ़ावा देना पड़ेगा। और कौन से एंटीबॉडी को? जिस एंटीबॉडी की हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी हुआ, एक ही टाइप का जो एंटीबॉडीज होगा, उसे हम लोग कहेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ओके। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है? सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है, वो भी कई मतलब एक ही टाइप का है, उसकी ज़रूरत हमें ज़्यादा है। तो ये मोनोक्लोनल बनाना जरूरी हो जाएगा। अब तो जरूरी हो जाएगा ना, क्योंकि ब्लड में हमारे पॉलीक्लोनल है, पॉलीक्लोनल की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ मोनोक्लोनल टाइफॉइड के लिए ज़रूरत है, ठीक है। तो मोनोक्लोनल के लिए जब हमें ज़रूरत है तो हमें मोनोक्लोनल बनाना तो पड़ेगा। तो बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि हमें एक्सटर्नल एंटीबॉडीज़ लेना पड़ता है, ठीक है। अब एक्सटर्नल एंटीबॉडीज़ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक हाइब्रिडोमा टेक्निक होता है। क्या होता है? मोनोक्लोनल बनाने के लिए हाइब्रिडोमा टेक्निक होता है, ठीक है, हाइब्रिडोमा टेक्निक। हाइब्रिड मीन्स थोड़ा सा एडवांस, हाइब्रिड मीन्स थोड़ा सा एडवांस होता है ना। हाइब्रिड बनाया जा रहा है कोई चीज़, क्या बनाया जा रहा है? हाइब्रिड ये एंटीबॉडी बनाया जा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्निक। अब देखिए ये टेक्निक क्या है, इसे मैं आपको डिटेल समझाती हूँ अच्छे से। इसमें किया जाता है हाइब्रिडोमा टेक्निक में, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी यूज टू ऑब्टेन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसके लिए अगर हम लोग डेफिनेशन लिखें तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे? इट इज द टेक्नोलॉजी used to obtain monoclonal antibody, ओके, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब इसमें किया जाता है वो देखिए, हम लोग एक एंटीबॉडी को ले लेंगे, ठीक है, एक एंटीबॉडी जो कि एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए है, ठीक है, जैसे कि टाइफॉइड के लिए एक एंटीबॉडी है। उस एंटीबॉडी को लेकर हम लोग क्रॉस कराएंगे किसके साथ? दैट इज हम लोग एक माइलोमा सेल के साथ क्रॉस कराएंगे, ठीक है। ये एक एंटीबॉडी है ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है। इसके साथ हम लोग एक माइलोमा सेल, कौन सा सेल है? माइलोमा सेल। माइलोमा सेल को हम लोग कहते हैं कैंसर सेल, ठीक है। अब कैंसर सेल का मतलब ये नहीं कि जो कैंसर बना रहा है हमारे बॉडी में, ये मतलब मत समझ लीजिएगा। कैंसर सेल का मतलब है जिसमें हाई क्वालिटी ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी है, ठीक है, हाई डिवाइडिंग कैपेसिटी। क्या लिखेंगे हम लोग? हाई डिवाइडिंग
कैपेसिटी, ठीक है। ऐसा कैपेसिटी है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिवाइडिंग कैपेसिटी देता है, ठीक है। इसलिए इसको कैंसर सेल, कैंसरस सेल भी कहते हैं, माइलोमा सेल को। इसके साथ इसको ऐड किया गया, ठीक है, इसके साथ इसको कंबाइंड किया गया, जिससे बना क्या, रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, ये सेल तो काफ़ी बार डिवाइड करेगा ना, तो सिंस कि ये काफ़ी बार डिवाइड करेगा, इसके साथ ये मिल करके कई सारे एंटीबॉडीज बनाएंगे, एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज, जितने भी सेल्स बनेंगे वो हमारे कई सारे एंटीबॉडीज बन जाएंगे, ठीक है। तो इस टेक्निक के सहारे, इस टेक्निक के सहारे कई सारे एंटीबॉडीज एक ही टाइप के, मतलब सेम स्ट्रक्चर के सेम एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं बाय द टेक्निक ऑफ हाइब्रिडोमा, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम्स, ज़रूर से ज़रूर इसको पढ़िएगा। कौन से टेक्निक से बनाया जाता है, कई सारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कौन से टेक्निक से बनाया जाता है, तो हाइब्रिडोमा से। किस सेल का यूज़ किया जाता है, माइलोमा सेल का उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, मतलब इससे एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आपको बताया। ये हमारे एनसीईआरटी में बहुत कम ही इसके बारे में बताया गया है। अब नेक्स्टली हम लोग करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज जो कि जनरल हैं, उससे भी कई क्वेश्चन हमारे आते हैं। चलिए आज इस लेक्चर में आप लोग एंटीबॉडीज़ इतना ज़्यादा जान जाएंगे कि फिर आप लोगों को कोई भी डाउट्स मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए एंटीबॉडीज़ को लेकर के, ओके। और अगर इस तरह से आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर्स को बढ़ाइए, ओके। चलिए तो नेक्स्टली हम लोग करते हैं टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ क्या है। सो देखिए हमारे अंदर कुल अगर एक्चुअली में मैं बोलूँ तो 5 टाइप ऑफ मेन एंटीबॉडीज़ है, ठीक है, 5 मेन एंटीबॉडीज़। इसको हम लोग एक चार्ट के थ्रू प्रिपेयर करेंगे। एंटीबॉडीज़ नेक्स्ट हम लोग करेंगे दैट इज क्वांटिटी, ओके। नेक्स्ट हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर और नेक्स्ट हम लोग करेंगे फंक्शन, ओके। चारों कॉलम्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए समझिए आप लोग क्या क्या है, एकदम क्लियरली आपको समझ में आएगा। आप लोगों ने नाम अब तक सुना होगा एंटीबॉडीज़ का, बट उसका डिटेल आप लोगों ने कभी नहीं समझा होगा, ठीक है। हम लोग इसे एक ट्रिक के सहारे समझेंगे, दैट इज गेम्ड ट्रिक हम लोग समझेंगे, GAMED, ओके। गेम्ड है तो इसी से हम लोग एंटीबॉडीज़ का नाम रखेंगे, ओके। इस ट्रिक को ज़रूर लर्न रखिएगा, आपको एकदम इजीली लर्न हो जाएगा कि कौन कौन से एंटीबॉडीज़ होते हैं, ठीक है। तो जस्ट फॉर आवर ट्रिक, बाय आवर ट्रिक हम लोग सबसे पहले नामकरण करते हैं। सबसे पहला एंटीबॉडी हमारा हो जाएगा IgG फॉर मतलब गेम्ड है ना, इसी से हम लोग सारे एंटीबॉडीज़ का नाम रखेंगे। दूसरा एंटीबॉडी का नाम बताइए, आप ही लोग को समझ में आ जाएगा, IgA। तीसरा एंटीबॉडी हमारा हो जाएगा IgM। चौथा हो जाएगा IgE और पांचवा हो जाएगा हमारा IgD, ओके। कोई डाउट इसमें हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे मतलब मैसेज कीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ऐसे इस तरह से आप लोगों को ईजिली लर्न हो जाएगा कि कौन कौन से एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर होते हैं, ठीक है। तो दिस इज आवर ट्रिक गेम। अब हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वांटिटीज़ हम लोग देखते हैं कि हमारे अंदर कितने होते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटीज़ में अगर मैं देखूँ तो IgG 75% होता है, ठीक है। IgG 75% होता है। नेक्स्ट हम लोग करें अगर IgA की मात्रा तो IgA 10 to 15% होता है। नेक्स्ट हम लोग अगर करें M फॉर IgM तो ये 10% होता है। नेक्स्ट हम लोग करें दैट इज IgE तो ये 2% होता है। और IgD को हम लोग कंप्लीट करें तो दैट इज 1% होता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर IgM का होता है और सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर हमारे IgG का होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर। तो IgG में हम लोग करेंगे स्मॉलेस्ट, ओके, और IgM में हम लोग करेंगे दैट इज
लार्जेस्ट। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में देखिए क्या क्या टर्म्स है हमारे। अच्छा, एक और कॉलम इसमें बनेगा आपका, दैट इज पाराटोप एंड लास्ट वन इज फंक्शन, ठीक है, पाराटोप। अब देखिए हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। आईजीजी में हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा, आईजीजी में स्ट्रक्चर हमारा बनेगा 2 पाराटोप के साथ। हम लोग बनाएंगे ऐसे ऐसे इस तरह से 1 2। कितने पाराटोप हुए? 1 and 2 पाराटोप, ठीक है। आईजीए में हम लोग बनाएंगे, आईजीए में दैट इज बीच में राउंड बनाएंगे, इधर से ऐसे इस तरह से बनाइएगा आप लोग। कितने पाराटोप हो गए? तो 1 2 3 4 पाराटोप्स हो गए। ओके, नेक्स्टली हम लोग आईजीएम में बनाएंगे। आईजीएम को अगर हम लोग करें आईजीएम, तो आईजीएम में हमारा पाराटोप कैसा बनेगा? आईजीएम में सिंस कि ये लार्जेस्ट है तो इसे देखिए कुछ स्पेशल ढंग से हम लोग बनाएंगे। इसे देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा बीच में राउंड, ठीक है, इस तरह से बनेगा। देखिए कितने पाराटोप्स बन गए इसमें? तो पाराटोप्स हमारे बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाराटोप्स बने इसमें। ओके, नेक्स्टली हमारे आईजीई में भी 2 पाराटोप्स होते हैं, 2 पाराटोप, और आईजीडी में भी हमारे ओनली 2 पाराटोप्स होते हैं। ओके, यहाँ तक आई थिंक सो कि आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं होंगे। लार्जेस्ट हमने आईजीएम को बोला, क्यों? क्योंकि उसमें पाराटोप्स की मात्रा सबसे ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं उसमें 10 पाराटोप्स हैं। ओके, और स्मॉलेस्ट हमने आईजीजी को बोला, ठीक है। आईजीजी इज द स्मॉलेस्ट एंड आईजीएम इज द लार्जेस्ट वन। नेक्स्टली हम लोग करेंगे क्या कि इनके फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं। फंक्शंस में हम लोग जो करेंगे, सबसे पहले हमारा आईजीजी जो है, आईजीजी का फंक्शन है हमारा दैट इज इट क्रॉसेस द प्लेसेंटा। ओके, ये क्या करता है? इट क्रॉसेस द प्लेसेंटा। इसका मेन फंक्शन ही है कि ये क्रॉस कर देता है प्लेसेंटा को, द प्लेसेंटा। ये क्रॉस करता है प्लेसेंटा को, मीनिंग कि ये क्रॉस करके कहाँ तक पहुँच जाएगा? ये बेबी तक पहुँच जाएगा। जो बेबी बनता है ना मदर्स वॉम्ब में, जो बेबी बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, उस बेबी तक ये पहुँच जाएगा और उस एम्ब्रियो को ये इम्यूनिटी पावर प्रोवाइड करेगा। तो क्या हम लोग लिखेंगे? प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द एम्ब्रियो। ओके, ये इसका काम है आईजीजी का। ओके, नेक्स्ट जब हम लोग आईजीए को करेंगे, तो आईजीए सबसे पहली बात आपको लर्न होनी चाहिए कि आईजीए कहाँ होता है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि आईजीए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो हम लोग का आंसर होगा दैट इज कोलोस्ट्रम। मदर्स मिल्क में आईजीए सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है? इन कोलोस्ट्रम एंड सलाइवा, ठीक है। सलाइवा में भी हमारे पाया जाता है और कोलोस्ट्रम में भी पाया जाता है। और ये क्या देगा? ये सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि जो हम लोगों ने रिस्पॉन्स किया था ना स्टार्टिंग में, हम लोगों ने किया था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, तो उसमें हम लोगों ने कहाँ किया था? कोलोस्ट्रम और सलाइवा का यूज़ मतलब इम्यूनिटी देने का काम कहाँ पर है? तो वहाँ हम लोगों ने किया था इन्नेट इम्यूनिटी में, दैट इज हम लोगों ने किया था दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या कहेंगे? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, वहां पे हम लोगों का यूज होगा दैट इज आईजीए का। नेक्स्टली हम लोग करेंगे आईजीएम। तो आईजीएम क्या है? आईजीएम सबसे लार्जेस्ट है और इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट फाइटर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट फाइटर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में भी है, बहुत बड़े साइज का है और इसे हम लोग फर्स्ट फाइटर कहते हैं। अगर हमारे कोलोस्ट्रम और सलाइवा से बचकर पैथोजन अंदर चला भी जाएगा तो अब फर्स्टली कौन उससे लड़ेगा? हमारा आईजीएम लड़ेगा उससे, ठीक है। इसे आईजीएम को हम लोग फर्स्ट फाइटर कहते हैं। यही सबसे पहले लड़ता है किसी भी पैथोजन से हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्टली हम लोग करेंगे दैट इज आईजीई। आईजीई के लिए हम लोग करते हैं कि ये एलर्जिक रिएक्शंस एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन से हमें बचाता है। एलर्जिक रिएक्शंस
एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन से बचाता है, प्रिवेंट्स, ठीक है, प्रिवेंट करता है। और द लास्ट वन IgD के लिए हम लोग क्या करते हैं, IgD जो होता है ये हेल्पफुल है एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। किसमें हेल्पफुल है, एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स के एक्टिवेशन में ये हेल्पफुल है। तो इसलिए ये क्या करेगा, ये हमें इम्यून रिएक्शंस करने में मदद करेगा, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट का वर्क क्या था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बी लिम्फोसाइट क्या करता है, इम्यूनिटी पावर प्रोवाइड करता है। तो ये अगर IgD एंटीबॉडी अगर हमें एक्टिव कर रहा है बी लिम्फोसाइट को हमारे, यानी कि वो पूरी तरह से हमें इम्यूनिटी देने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग जानेंगे हर एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी के बारे में, ओके। हमारा जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। चलिए इसमें हम लोग मार्क भी कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग स्टार देकर मार्क करेंगे, ओके। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज मदर्स मिल्क कोलोस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, तो द आंसर शुड बी IgA। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, इसे आप लोग मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्टली हमारा क्वेश्चन है द फर्स्ट फाइटर एंटीबॉडी इज, फर्स्ट फाइटर कौन सा एंटीबॉडी को कहा जाता है, तो द आंसर शुड बी IgM। इसे भी हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है। IgM को फर्स्ट फाइटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारा है लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन सा है, तो वो भी हम लोग बोलेंगे IgM है। स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी कौन सा है, तो IgG है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारे बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कौन सा एंटीबॉडी करता है, तो द आंसर शुड बी IgD, ठीक है। ये भी है, मतलब हर एक टॉपिक हमारा इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को लर्न कर लीजिएगा, आपका कई सारा क्वेश्चंस उससे क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर का, ओके। तो ये था हमारा अबाउट एंटीबॉडीज। मैंने पूरी तरह से अपनी कोशिश की है कि अपना बेस्ट दूं आप लोगों को अच्छे से अच्छे वे में समझाऊं। और अगर आप लोगों को इस तरह से वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़रूरतमंदों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ओके। थैंक यू।